वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब कानून की शक्ल ले चुका है और इसके बावजूद भी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को इस पर आपत्ति है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुखालफत जारी रहेगी। बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर इलियास साहब हमारे साथ हैं। ये बताइए, अब तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, कानून की शक्ल ले चुका है, अभी भी आपकी जो कह रहे हैं मुखालफत जारी रहेगी? जाहिर बात है कि हमारी मुखालिफत तो कानून से है ना, पहले अमेंडमेंट से थी, अब कानून से है कि कानून में जो चीज़ें लाई गई है वो वक्फ बोर्ड को वक्फ कानून को या वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करने के लिए लाई गई है। उससे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को बहुत नुकसान पहुंचेगा। उससे जो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी खानखाहें, हमारे दरगाह, ये सब पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा इनका तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर में। इसलिए हमको तहरीक तो चलानी है, हमें तो पब्लिक को अवेयरनेस करना है। इन्होंने बहुत गुमराह किया है ये कह के ये वक्फ जो है मनमानी चलती है, जिस हाथ प्रॉपर्टी पे हाथ रख दिया वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है, और वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है जो रेलवे से ज़्यादा है, वो मिलिट्री से ज़्यादा है, दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर है। ये जितनी गुमराहियाँ फैलाई है उसको तो ठीक करना है हम लोगों को। सोमवार से आपने एक ऐलान भी किया है, एक मुहिम चलने वाली है, वो क्या है, उसके बारे में बताएं। नहीं, कि हमारी जो मुहिम है वो 2-3 चीज़ों के लिए है बेसिकली। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदरन को ये जो हमारी सरकार गुमराह कर रही है और ये बता रही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी मनमाने तरीक़े से चलती है, वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से काम करता है, और जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख देता है वक्फ की प्रॉपर्टी होती है, वो मिस गिविंग और मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई गई है उसको साफ़ करने की एक कोशिश होगी। दूसरी कोशिश ये होगी कि खुद मुसलमानों को ये बताया जाएगा कि ये कानून के क्या नुकसानात हमको होने वाले हैं, क्या हो सकते हैं पॉसिबली। और तीसरी चीज़ ये कि हम पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा करके सरकार पर दबाव बनाएंगे कि ये कानून को वापस लिया जाए। आगाज़ दिल्ली से हो रहा है, अंजाम कहाँ पर देंगे और किस शक्ल में होगा? आगाज़ दिल्ली से होगा और अंजाम भी दिल्ली पर ही होगा, पहले मरहले का, फर्स्ट फेज़ का। यानी हम तालकटोरा स्टेडियम में पहला प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद कंक्लूड करेंगे रामला मैदान के ऊपर में। लेकिन इस दरमियान में वो एक कारवां की शक्ल लेगा। यहाँ से यानी अभी कारवां का रूट हमने नहीं बनाया, लेकिन यहाँ से बम्बई, बम्बई से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई, चेन्नई से आपके मलप्पुरम, फिर मलप्पुरम से वापस हम जो है कलकत्ता। तो एक डेलीगेशन आपका या पूरा सभी लोग कैसे? नहीं, मतलब ये कि ये एक शक्ल ये भी हो सकती है कि हमारी लीडरशिप हर जगह जाए, हर जगह, या हम अपनी लीडरशिप को कई हिस्सों में बांट दें। तो ये चेंज जो है ना, वो ये मैंने जितने बड़े बड़े आपको यानी हमारे शहर बताए हैं, उससे एक पूरे मुल्क के अंदर एक माहौल बनेगा कि भाई देखिए, जो चीज़ हम पैदा करना चाहते हैं लोगों तक कम्युनिकेट हो जाएगी, नंबर एक। उसके बाद हमने ये भी तय किया है कि फिर स्टेट की जो लीडरशिप है वो स्टेट के अंदर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो जाएगा, नेशन वाइड होगा। नेशन वाइड होगा। शुरुआत दिल्ली से ही होगी। दिल्ली से शुरुआत होगी, दिल्ली पे एंड होगा। इस दरमियान में हम कोशिश करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट तक हम पहुँचे। डिस्ट्रिक्ट में भी धरने होंगे। हमने ये भी तय किया है कि हमारी जो स्टेट लीडरशिप है वो गिरफ्तारी देगी, और उसके बाद जो है वो मेमोरेंडम दिया जाएगा डीएम को, होम मिनिस्टर के लिए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो ये सब काम, जितने भी काम हमारे संविधान के दायरे में आते हैं, वो सब हम करेंगे। धरने की आपने जिक्र किया तो हमने देखा था यहाँ से चंद कदमों की दूर शाहीन बाग है और यहीं से शुरू हुआ, देश भर में फैला, और उसका देखा हमने कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए, 53 लोगों की जान भी गई। तो क्या इस तरह की शक्ल ना अख्तियार करे, उसके लिए क्या आप सोच रहे हैं? पहली बात तो ये कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगे में शाहीन बाग के लोगों का कोई हाथ नहीं है। वो जिन लोगों ने करवाए थे वो मीडिया भी जानता है और लोग भी जानते हैं। जो आज मिनिस्टर बने हुए हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, उनके खिलाफ एफआईआर के लिए ऑर्डर भी हो गए हैं कोर्ट से। तो उन्होंने जिस तरह दंगे फैलाए थे वो हर आदमी जानता है। लेकिन जहाँ तक हमारा जो प्रोटेस्ट होगा, ये एक बात मान के चलिए कि मैं फिर ये साफ कर देना चाहता हूँ कि सीए की तहरीक जो चली थी पूरे देश के अंदर, वो बहुत ही पीसफुल थी, बहुत ही ऑर्गेनाइज थी और वो बहुत नॉन वायलेंट थी। लेकिन ऐसा ही क्या पीसफुली मान लेते हैं, तो उस तरीके का धरना इस बार रखने का कुछ है आपका इरादा? नहीं, हमारे पेशेंजर एक लॉन्ग टर्म धरना रखने का प्रोग्राम नहीं है। हमारे पेशेंजर हर सिटी के अंदर छोटे छोटे बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। नहीं, नॉट सिम्बॉलिक। सिम्बॉलिक तो ये हुआ छोटा धरना कर लिया, लेकिन हम जितने बड़े शहर का मैंने नाम लिया वहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे। दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम होगा और छोटे छोटे प्रोग्राम भी होंगे। तो ये मल्टी लेयर्ड प्रोग्राम होंगे, मल्टीपल प्रोग्राम होंगे। ये देखिए कि आप सड़क की तो बात कर रहे हैं,
और अगुवाई भी कर रहे हैं आप इस मुहिम की, लेकिन आपके बहुत सारे सियासी साथी हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, अभी तक बोर्ड क्यों नहीं पहुंचा है? हाँ, बोर्ड भी पहुंच रहा है। हम तो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे तो हम जाएंगे। आज हमारे वकील ने तैयारी कर ली है, आज हम दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार को दाखिल हो, सोमवार को क्या सुनवाई की मांग करेंगे? जब दाखिल हो जाएगा रविवार को, वो एक्सेप्ट हो जाएगा ट्रेजरी के अंदर में, तो वो लिस्ट हो जाएगा कल के लिए। लेकिन एक तबका ये भी पूछ रहा है कि ठीक है सरकार ने जो भी किया, लेकिन क्या जिनके हाथ में थी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां, उन्होंने आपके तबके समाज के लिए भलाई के लिए क्या किया? देखिए, पहली बात तो ये कि किसके हाथ में थी, ये बात भी समझना चाहिए आपको। देखिए, वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करता है वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल, रेगुलेट करता है, मैनेज करता है, कोई माल प्रैक्टिस उसको चेक करता है। तो वक्फ बोर्ड मुसलमान कम्युनिटी नहीं बनाती है। सरकार का एक ज़ाब्ता बना हुआ है कि वक्फ बोर्ड के मेंबर कहाँ से आएंगे। 2 लोग पार्लियामेंट से आएंगे, 2 लोग असेंबली से आएंगे, 2 लोग बार काउंसिल से आएंगे, 2 लोग जो है वो ब्यूरोक्रेसी से आएंगे, लेकिन ये सब के सब इलेक्ट होकर आएंगे और वो जो है वो इसको चलाएंगे। और जितने स्टेट वक्फ बोर्ड है उसका चेयरमैन आम तौर पर रूलिंग पार्टी का आदमी होता है। तो अगर वक्फ बोर्ड से कुछ माल प्रैक्टिस हो रही थी या कुछ खराबी हो रही थी तो सुधारने की जिम्मेदारी किस पे थी? तो ये कहना कि आपने क्या किया, भाई हु वेयर यानी बिहाइंड द सीन, माली फायदा पहुंचा वो उन लोग के पहुंचा जिनके हाथ में चीज़ें थी, आम जो शहरी मुस्लिम। तो उसको चेक कौन करेगा? आप मुझे बताइए ना। अगर वक्फ बोर्ड में करप्शन हो रहा है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में करप्शन हो रहा है, हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको चेक करने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की थी ना। तो सरकार ने क्यों नहीं किया? और आप सरकार कर लेगी इसकी क्या गारंटी है? दूसरी बात ये कि देखिए, पहले तो एक ऑटोनॉमी थी वक्फ बोर्ड्स को, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को, वो ऑटोनॉमी छीन लिया। पहले इलेक्ट होकर आते थे, अब सिलेक्ट करके आएंगे लोग, अब नॉमिनेट होंगे, सरकार करेगी नॉमिनेशन। और पहले मुसलमान होते थे, अब मुसलमानों का दरवाज़ा बंद हो गया, मुसलमान भी हो सकते हैं, दूसरे नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं वक्फ बोर्ड के मेंबर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड ने अगर कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया तो अब वक्फ कानून को ख़त्म कर देंगे, उसकी जगह सरकार अपने हाथ में ले लेगी वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट। तो ये तो उसका हल नहीं है। हल तो ये होता है कि आप वक्फ बोर्ड के अंदर जहाँ जहाँ से जिन दरवाज़ों से करप्शन आ रहा है उन दरवाज़ों को रोकने को कोशिश करते, वो नहीं किया। दूसरी बात है ये कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि पहली बार विमेन के लिए, लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए रास्ता खोला गया। बिल्कुल गलत बात है। पहले से मौजूद थी, महिलाएं मौजूद भी थी और महिलाओं का प्रोविजन भी मौजूद था। तीसरी बात ये कि ये कहा जा रहा है कि गरीबों को फ़ायदा पहुंचेगा। कैसा फ़ायदा पहुंचेगा इसके कोई बताया नहीं, क्या कैसा फ़ायदा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उसका सदुपयोग होगा, जो उससे आय होगी उससे आम लोग। आय कैसी होगी बताइए ना। 2013 के अंदर ये जो मनमोहन जी की सरकार थी उसमें उन्होंने वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाई थी। वो ये था कि ऐसी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्राइम लोकेशन पर हैं उसको कॉरपोरेट के जरिए से डेवलप करवाया जाएगा। उनके मॉल बनेंगे, शॉपिंग मॉल या बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, और उनसे जो आमदनी होगी, पहले वो जिन लोगों ने बनाया था वो अपना हिस्सा लेके निकल जाएंगे और फिर ये वक्फ बोर्ड को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो वो जो आमदनी होगी वो गरीबों के इस्तेमाल में होगी। वो सरकार ने, इस सरकार ने उसको यानी उसको करने ही नहीं दिया, काम ख़त्म कर दिया। तो अब जो काम हो सकता था, जो पिछली सरकार ने करके गई थी, जब आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो अब आप कर देंगे, इसकी क्या गारंटी है? ठीक है, आप इसकी खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे तबके हैं जो खुले तौर पर सरकार के साथ खड़े हुए हैं। मैं बात करूं तो शाम में ही शाहीन बाग में इसके पक्ष में एक जुलूस निकाला जाएगा और बोलेंगे आपने बहुत अच्छा काम किया सरकार ने। ये तो बीजेपी के लोग हैं ना, सरकार के लोग हैं। वो जो आज जुलूस निकालने वाला है वो बीजेपी का, शाहीन बाग में सब सरकार के लोग नहीं होते, बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चे के लोग हैं। तो सरकार के लोग हैं, सरकार के लोग हैं। और या अगर सरकार के लोग नहीं हैं तो सरकार के मैनिपुलेटेड लोग हैं कि उनके जरिए से काम कर रहे हैं। देखिए 99% मुसलमान इसकी मुखालिफत कर रहा है। अगर 1% लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, एक सवाल आपसे आखिर में और पूछूंगा कि आपने जो है नीतीश कुमार से सपोर्ट मांगा, नहीं मिल पाया आपको, अब बिहार में चुनाव होगा तो उसके लिए क्या रणनीति है नीतीश कुमार के लेकर के, या फिर आप बात कर सकते हैं चिराग पासवान को लेकर के, क्योंकि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो कूड़ेदान में चला जाएगा ये। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊँ आपको कि नीतीश कुमार ने और चिराग पासवान ने जो धोखेबाजी की है मुसलमानों के साथ, प्लान बनाया उनके लिए अब, तो वो जिन लोगों को धोखा दिया वो लोग प्लान बना रहे हैं वहाँ का। देखिए ऐसा है कि जाएगा वहाँ पे
बोर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। बोर्ड देखिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बोर्ड इलेक्शन में क्या करना चाहिए ये नहीं कहता है, लेकिन मुसलमान अवेयर हैं बिहार के। मेरे ख्याल से जितने अवेयरनेस बिहार के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस मुसलमानों में होती शायद किसी और जगह नहीं होगी। तो वो अवेयर हैं और वो आप देख रहे हैं रोज़ाना जेडीयू में और पासवान की पार्टी में जो लोग मेंबर थे वो एक एक करके रिज़ाइन कर रहे हैं। हाँ, अच्छे खासे लोग रिज़ाइन कर चुके हैं और आइंदा के लोग भी रिज़ाइन करने वाले हैं और वो फेस नहीं कर पा रहे हैं पब्लिक को। तो सवाल ही पता नहीं होता है कि इसके बाद भी अगर आप समझते हैं कि मुसलमान नीतीश कुमार को और पासवान को वोट दे देगा तो उससे बेगरत कोई नहीं होगा। ठीक है, बात करने शुक्रिया। तो भले ही कानून की शक्ल ले चुका है, लेकिन बोर्ड का कहना है कि वो न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ेगा बल्कि सड़कों पर भी उतरेगा और लगातार इसकी मुखालफत जारी रखेगा। वीडियो सहयोगी संजीत के साथ जीतीन, भारतीय टीवी ने भारतवर्ष, दिल्ली।